हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे गवर्नेंस क्या होता है। विजन आईएएस की जो बुक होती है ना, वहाँ से नोट्स मिलते हैं, वो पढ़ेंगे आज हम। विजन आईएएस की शासन जो यूपीएससी के लिए बहुत ही, GS4 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके GS2 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है शासन को। GS4 में आपके बहुत काम आएगा, GS4 में निबंध में। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के। शासन, व्हाट इज गवर्नेंस। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP बोलते हैं, 1997 ने शासन को सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्राधिकार के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। इसमें ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएं एवं संस्थान सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को संबंधित करते हैं, अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करते हैं और अपने दायित्वों को पूर्ण करते हैं और अपने मतभेदों का निराकरण करते हैं। वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने शासन को ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया जिसके माध्यम से किसी देश के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संसाधनों का विकास हेतु उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो शासन ऐसी प्रक्रिया एवं संस्थान है जिनके माध्यम से निर्णय किए जाते हैं। मतलब शासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं, किए जाते हैं और देश में प्राधिकार का उपयोग किया जाता है। प्राधिकार का उपयोग किया जाता है। शासन को कई संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि निगमित शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन। इस प्रकार शासन निर्णय करने की प्रक्रिया एवं उन निर्णयों के कार्यान्वयन में समाविष्टि एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक कर्ताओं एवं संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है। शासन के हितधारक, स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस। शासन में सरकार प्रमुख हितधारक होती है। अन्य हितधारकों में राजनीतिकर्ता और संस्थाएं, रुचि रखने वाले समूह, नागरिक समाज, मीडिया, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हो सकते हैं। शासन में सम्मिलित अन्य अभिकर्ताओं में सरकार के स्तर के अनुसार भिन्नता हो सकती है। आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार शासन के हितधारकों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से हैं जब देखते हैं। राज्य, एक तो राज्य हैं, बाजार हैं और एक नागरिक हैं। तो राज्य में सरकार के विभिन्न आते हैं, जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका एवं उनके साधन आते हैं। स्वतंत्र उत्तरदायित्व तंत्र सम्मिलित होते हैं किसमें, राज्य में। इसमें कर्ताओं के विभिन्न संभाग, प्रतिनिधि, राजनीतिक कर्मचारी, कार्यालय, नौकरशाही, विभिन्न स्तरों पर सिविल सेवक आदि भी सम्मिलित होते हैं। बाजार में निजी क्षेत्रक, बाजार संगठित और साथ ही असंगठित क्षेत्रक भी शामिल होते हैं, जिसमें बड़े कॉरपोरेट घरानों से लेकर लघु स्तरीय उद्योग एवं प्रतिष्ठान सम्मिलित होते हैं। नागरिक समाज सबसे विविधतापूर्ण होता है। नागरिक समाज सबसे विविधतापूर्ण होता है और इसमें आमतौर पर वे सभी समूह सम्मिलित होते हैं जो 1 और 2 में सम्मिलित नहीं होते हैं। मतलब जो 1 और 2 में सम्मिलित नहीं होते हैं वो 3 में सम्मिलित होते हैं। इसमें गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया संगठन, व्यापार यूनियन, धार्मिक समूह, दबाव समूह आदि सम्मिलित होते हैं। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं हम। गुड गवर्नेंस आ गया। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो गुड गवर्नेंस जैसे मतलब सुशासन, अच्छा शासन। शासन अपने आप में तटस्थ शब्द है। सुशासन अपने आप में तटस्थ शब्द है, जबकि सुशासन में शासन की गुणवत्ता से संबंध, सकारात्मक विशेषताएं और मूल्य निहित होते हैं। सुशासन एक गतिशील अवधारणा है। सुशासन एक गतिशील अवधारणा है और सुशासन के पहलुओं को परिभाषित करने में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत निष्ठा समाविष्ट होती है। UNDP का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सुशासन की 8 मुख्य विशेषताओं को मान्यता प्रदान करता है। सुशासन की मुख्य विशेषताएं ये, एक तो सहभागितापूर्ण,
सर्वसहमति उन्मुख, पारदर्शी, उत्तरदायी, अनुक्रियात्मक, प्रभावी और कुशल, समतापूर्ण और समावेशी, कानून के शासन का पालन करने वाला। महत्वपूर्ण शब्दों को समझना है। देखते हैं, अब एक एक शब्द को समझेंगे कि सहभागितापूर्ण क्या होता है, कैसे गुड गवर्नेंस में कार्य करता है। देखते हैं, समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुशासन की आधारशिला है। क्या कि समाज के सभी वर्ग, उनका सहयोग सुशासन की आधारशिला है। सहभागितापूर्ण शासन नागरिकों को निर्णय करने और सरकार की गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं उनकी निगरानी करने में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। सहभागितापूर्ण, लेकिन सहभागिता सुसूचित एवं संगठित होनी चाहिए। इसमें संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं साथ ही संगठित नागरिक समाज का समावेश होता है। दूसरा आता है सर्वसहमति उन्मुख। सुशासन हेतु निम्नलिखित विषयों पर व्यापक आम सहमति तक पहुंचने के लिए समाज में विभिन्न हितों की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। संपूर्ण समुदाय का सर्वोत्तम हित क्या है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसे संधारणीय मानव विकास एवं इस प्रकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की पद्धति के विषय में आवश्यक व्यापक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की भी आवश्यकता होती है। कानून का शासन है। तीसरा नंबर आता है कानून का शासन। सुशासन के लिए निष्पक्ष विधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें निष्पक्षतापूर्ण लागू किया जाए। इसके लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यकों एवं समाज के सुभेद्य वर्गों के मानव अधिकारों के पूर्ण संरक्षण की आवश्यकता भी होती है। निष्पक्ष प्रवर्तन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ निष्पक्ष व ईमानदार पुलिस बल भी अपरिहार्य होता है। पारदर्शी। पारदर्शिता का अर्थ यह है कि लिए गए निर्णयों एवं उनका प्रवर्तन इस प्रकार किया जाए जिससे नियमों एवं विनियमों का पालन होता हो। क्या कि पारदर्शिता का अर्थ है कि लिए गए जो निर्णय लेते हैं शासन, उनका प्रवर्तन इस प्रकार किया जाए, मतलब उसका संचालन इस प्रकार किया जाए कि जिससे रूल्स और विनियमों का पालन होता हो। इसका अर्थ यह भी है कि प्रकार के निर्णय तथा उनके प्रवर्तन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना आसानी से समझ में आने वाले रूप में और प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो। इसका अर्थ यह भी है कि पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए और वह जानकारी भी आसानी से समझ में आने वाले रूप में एवं मीडिया के माध्यम से प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए भारत में जैसे RTI अधिनियम लोगों के हाथों में एक शक्तिशाली साधन रहा है जिसके माध्यम से कार्यपालिका द्वारा निर्णय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। उत्तरदायी शासन। उत्तरदायित्व उस कार्यवाहियाँ, परिणामों और निर्णयों और नीतियों हेतु उत्तरदायित्व की अभिस्वीकृति एवं पूर्ण धारणा है। उत्तरदायित्वता के अवयवों में जवाबदेही, अनुमोदन, समाधान और प्रणालीगत सुधार सम्मिलित हैं। सामान्य रूप से कोई संगठन या संस्थानों व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है जो उसके निर्णय कार्यवाही द्वारा प्रभावित होंगे। उत्तरदायित्वता को पारदर्शिता और कानून के शासन के अभाव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुक्रियात्मक। सुशासन के लिए यह आवश्यक होता है। अनुक्रियात्मक संस्थान और प्रक्रियाएं सभी हितधारकों को उचित समय अवधि में सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। नागरिकों की शिकायतों का समाधान, नागरिक उन्मुखीकरण, नागरिक अनुकूलता और सेवाओं का समय पर प्रदान किया जाना अनुक्रियात्मक शासन के मुख्य अवयव हैं। प्रभावी एवं दक्ष, अर्थात संस्थान ऐसे परिणाम उत्पन्न करे जिससे उनकी ओर से संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो। इस प्रकार यह प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग तथा पर्यावरण के संरक्षण को भी सम्मिलित करता है। किसी समाज का कल्याण इस पर निर्भर करता है कि उसके सभी सदस्य यह अनुभव करें कि उसमें उन सभी का योगदान है और वे अपने आप को समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ अनुभव न करें, मतलब समाज से अलग अपने आप को न देखें। क्या किसी समाज का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सभी सदस्य, जिसके समाज के सभी सदस्य अनुभव करें कि उनमें उन सभी का योगदान है। क्या
उन सभी का योगदान है और वे अपने आप को समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ अनुभव न करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी समूहों को, विशेष रूप से जो सर्वाधिक सुभेद्य समूह हैं, उनको भी विकसित होने का अवसर मिले। अनेक स्रोत रणनीतिक दृष्टिकोण को स्वशासन के 90 सिद्धांत के रूप में सम्मिलित करते हैं। सुशासन हेतु रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। गुड गवर्नेंस के लिए रणनीतियाँ होनी चाहिए कि मानव आवश्यकताओं में उचित निवेश के माध्यम से राज्य की प्राथमिकताओं का पुनः उन्मुखीकरण करना, ये सबसे बड़ी विशेष रणनीति है। निर्धारित और सीमांत व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। राज्य संस्थानों को सुदृढ़ करना चाहिए। संसद के कामकाज एवं इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने में उपयुक्त सुधारों का समावेशन करना, प्रदर्शन और उत्तरदायित्व से मेल खाने वाले उपयुक्त सुधार उपायों के माध्यम से सिविल सेवाओं की क्षमता बढ़ाना, नागरिक समाज के साथ नए गठजोड़ निर्मित करना, सरकार व्यवसायिक सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट, विश्व बैंक द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विश्व बैंक शासन को ऐसी प्रक्रिया और संस्थानों के रूप में परिभाषित करती है जिनके माध्यम से किसी देश में प्राधिकार का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से शासन है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है और उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। संसाधनों को दक्षतापूर्वक प्रबंधित करने एवं समर्थ नीतियां और विनियमों को तैयार करना, कार्यान्वित करना और लागू करने की सरकारें की क्षमता एवं नागरिकों और राज्य के बीच आर्थिक एवं सामाजिक अंतर्क्रियाओं को परिशासित करने वाले संस्थानों के प्रति नागरिकों और राज्य की ओर से सम्मान का भाव। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट जो है 200 से अधिक देशों को शासन के 6 प्रमुख संकेतकों के आधार पर श्रेणीक्रम प्रदान करती है और ये 6 संकेतक हैं: मताधिकार और उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति, सरकार की प्रभावशीलता, विनियामक गुणवत्ता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार का नियंत्रण। ठीक है, यह समग्र संकेतक औद्योगिक और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में उद्यमों, नागरिकों और विशेषज्ञ सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को संयोजित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाला चैप्टर है ना, ये आपके GS4, एसए और GS2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को ये वाला वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल इसका पार्ट 2 वीडियो जो हम पढ़ेंगे गवर्नेंस इन इंडिया, वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका लिंक इस चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है।